मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 का आयोजन किया जाना है। आपके पास समय बहुत कम है। इसी कम समय के कॉन्टेक्स्ट में सारे का सारा जो सिलेबस है, उस सिलेबस में कौन से बिंदुओं पर कितने शानदार तरीके से ध्यान दिया जाए, इन सारे ही बिंदुओं को लेकर के हमने एक यहाँ पर आप लोगों के लिए प्लान तैयार किया है। और इस प्लान का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप छोटी मोटी गलती मत कर बैठना, नहीं तो कहीं ना कहीं डिसक्वालीफाई होते हुए दिखाई देंगे। तो इसी संदर्भ में हमने ये सोचा कि ये जो आपका पेपर है, इसमें यहाँ पर 5 टाइटल आने हैं, जिसमें बाल विकास शिक्षा शास्त्र, हम ये चाहते हैं कि इसमें आप 30 में से 30 स्कोर लाए। भाषा 1, इसमें आप यहाँ पर 30 में से 30 स्कोर लाए। भाषा 2 वाला भी इसमें शानदार वाला परफॉर्मेंस करें। गणित और पर्यावरण के अध्ययन में भी आप यहाँ पर शानदार वाला स्कोर इसमें यहाँ पर करें। इसी बात को लेकर के इसमें यहाँ पर जो शिक्षा शास्त्र वाला जो पोर्शन है, सारे ही सब्जेक्ट में आपके पास यहाँ पर जो पेडालॉजी वाला जो पोर्शन है और जो थ्योरी वाला पोर्शन है, उसके विगत वर्षों के प्रश्नों के साथ कंपैरिजन करते हुए बहुत धुआंधार तरीके से आपके लिए कोर्स वर्क है, उसका एक फ्रेम तैयार किया गया है। और ये जो कोर्स का जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, वो आपको जिस ऐप पर मिलेगा, जिस एप्लीकेशन पर मिलेगा, उसका नाम है एग्जाम 8080। इसको आप डाउनलोड करके इस पूरे ही कोर्स का फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत बढ़िया तरीके से आनंद ले सकते हैं और आप अपनी यात्रा को, या जो आपने सपना संजो करके रखा है, उस सपने को बढ़िया और बहुत सुंदर तरीके से बहुत कम समय में आसानी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है, ताकि आप अपने साथ साथ अपने और सारे दोस्तों को यहाँ पर मैसेज भेजें कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित मिलने वाली हैं। तो इसलिए सभी लोग इसको ज्वाइन करें और इसमें अपना यहाँ पर बढ़िया वाला स्कोर सेव करके क्वालिफाई होते हुए दिखाई दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम यहाँ से आगे बढ़ें तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत संबंधित कुछ क्वालिटी वाले प्रश्न हैं। इसमें यहाँ पर मैं विगत वर्षों के कुछ प्रश्न डिस्कस करता हूँ। बाकी आपको एग्जाम 8080 के ऐप पर या जो एग्जाम 8080 का जो यूट्यूब चैनल है, उस पर आपको शानदार तरीके से, बड़ा एक्सपर्टाइज तरीके से हर एक प्रश्न को इसमें ध्यानपूर्वक समझाया गया है। और यदि आप उसमें कॉन्सेप्ट को एक बार अगर आप सुन लेते हैं तो निश्चित आपका इसमें यहाँ पर भला होगा। जैसे इसमें यहाँ पर प्रश्न आया था कि संगीता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है, कविता भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे। तो उन्होंने कहा कि कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता, बी व्याकरण पर विशेष जोर दिया जाता है, सी कविता का कोई निश्चित भाव नहीं होता, और सी कविता की भाषा पर विशेष ध्यान दिया जाए। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि जब अगर आपके पास ये ऑप्शन है तो पहले इसमें से यहाँ पर काटो कि बी उत्तर तो कभी भी नहीं हो सकता। इसका बी उत्तर किसी भी हालात में जो है यह नहीं हो सकता, क्योंकि कविताएं आपको व्याकरण नहीं सिखाती। रस छंद अलंकार जैसे टाइटल आपको व्याकरण नहीं सिखाते। व्याकरण सीखा जाता है नाटक से, गद्य से, कहानी से, एकांकी से, उपन्यास से, रिपोर्टाज से, संस्मरण जैसे पॉइंट से ये आप व्याकरण सीखने का काम करते हो। कविता की भाषा पर विशेष बल दिया जाए, नहीं दे सकते उसमें वहाँ पर। अब इसमें ये आया कि इसका उत्तर आपके पास ए भी सही है और इसका सी भी सही है, लेकिन सही के लेवल है। ए इसमें यहाँ पर आपके पास 100% सही है और सी वाला इसका ऑप्शन यहाँ पर 50% सही है। तब ऐसी स्थिति में आप माइंड सेट करके चलें कि कभी एक प्रश्न में एक से अधिक उत्तर भी सही हो सकते हैं। तब आपको उसमें वहाँ पर क्या करना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में जो सबसे ज़्यादा सही है उसका उत्तर लगाने का प्रयास करें। और यहाँ पर आपका उत्तर जाएगा कि कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि उस दौरान, उस परिवेश में, उस काल परिवेश में, उस समय जो लिखा गया है, आज उसको समझने वाला, दूसरा समझने वाला, तीसरा समझने वाला, सब अपने अपने ढंग से उसको वहां पर समझते हैं। इसलिए न तो उसका कोई निश्चित भाव होता है और न कोई अर्थ हो सकता है। उसके आसपास आप चलने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसका ऑप्शन यहां पर क्या जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर यह था कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। 5 मार्च 2022 को प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। उन्होंने कहा कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। आंसर है यस। पॉइंट आया, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ध्यान दिया जाता है। भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है और समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। ये 100%। अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन, भाषा का बड़ा रोल है विज्ञान को, सामाजिक विज्ञान को, अर्थशास्त्र को, भूगोल को समझाने में। फिर यहाँ पर समृद्ध भाषा परिवेश अगर होगा
तो अर्जित करने में ये सहायक होता है। अब इसमें आगे मैंने आगे के प्रश्न में भी आपको बताया था कि यदि किसी प्रश्न में आपको केवल मिलता है तो एक ट्रिक के रूप में ये आइडिया काम करता है कि सामान्यतः यहाँ पर केवल नाम की कोई चीज़ें नहीं होती, इसलिए भाषा शुद्धता पर अधिक हम यहाँ पर ध्यान देते हैं। ऐसा इसमें नहीं है, क्योंकि केवल शब्द आपके उत्तर को क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा और आप यहाँ पर इसका उत्तर क्या लेंगे, तो इसका उत्तर जाना चाहिए आपके पास बी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़ें, कौन सा और ऐसा प्रश्न है इसमें, भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक है कि शिक्षक बहुत सारी भाषाएं जानता हो, ये कभी संभव नहीं है। भाषा का व्याकरण अच्छी तरह याद हो, ये भी संभव नहीं है। अलग अलग संदर्भों में भाषा के प्रयोग के अवसर हो, इसमें अलग अलग संदर्भों में भाषा के प्रयोग के अवसर हो इसमें, और शब्दार्थ के लिए शब्दकोश का प्रयोग हो। तो शिक्षक बहुत सारी भाषाएं जानते हो, भाषा का व्याकरण अच्छी तरह हो और शब्दार्थ के लिए शब्द का प्रयोग हो, इसके बजाय यहाँ पर सबसे शानदार वाला जो ऑप्शन जाता है वो ये है कि अलग अलग संदर्भों में भाषा के प्रयोग के अवसर हो। अलग अलग संदर्भ में, जैसे अगर आपके पास यहाँ पर बुंदेलखंड संदर्भ हो गया, मालवांचल संदर्भ हो गया, निमाड़ांचल संदर्भ हो गया, तो किस संदर्भ में कब कहाँ कौन सी बातें आती हुई दिखाई दे, प्लस कि ये वीर से रिलेटेड बातें आपके पास, ये हास्य से रिलेटेड बातें हैं, तो उस संदर्भ में आपके पास जब अगर हम बात करते हैं तो ये इस बात पर कहीं ना कहीं इसमें फोकस किया जाता है। फिर पॉइंट आता है आपके पास, मतलब इसका उत्तर जो है इस प्रश्न का आपके पास क्या गया, तो इसका उत्तर जाएगा आपके पास सी। पॉइंट आया, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। उन्होंने कहा स्वाभाविकता का सिद्धांत, मूर्त से अमूर्त की ओर, निगमन से आगमन की ओर और सरल से कठिन की ओर। तो जब अगर हम यहाँ पर इसको अगर देखें तो उन्होंने ये कहा कि भाषा शिक्षण का जो सिद्धांत नहीं है वो है इसमें आपके पास स्वाभाविकता। हाँ, भाषा सीखने में स्वाभाविकता होती है। मूर्त से अमूर्त की तरफ पहले हमारे पास ज्ञात चीजें होती हैं, मूर्त होती हैं, फिर हम अमूर्त की तरफ अज्ञात की तरफ बढ़ते हैं। फिर पॉइंट आया सरल से कठिन की तरफ, कहा जाता है कि पहले आप सरल चीजें बताओ फिर धीरे धीरे आप कठिन बताओ। पॉइंट आया निगमन से आगमन की तरफ, इसका मतलब है कि हम इसमें यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं चलते कि पहले नियम बता दें और फिर नियम से उदाहरणों की तरफ जाएं। इसलिए इसका यहाँ पर आपके पास सटीक वाला जो पॉइंट जाता हुआ दिखाई देगा वो क्या होगा, तो इसका आंसर आपके पास यहाँ पर सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पर भाषा के जो कौशल हैं उससे संबंधित मैंने कुछ प्रश्नों का सैंपल लिया है। भाषा के जो 4 कौशल हैं जिसमें आप सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना की बात करते हो, उससे रिलेटेड मैं कुछ प्रश्न आपको सैंपल के रूप में यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। बाकी के फिर क्वेश्चन आपको शानदार एग्जाम ATT के पर या यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेंगे और इनसे रिलेटेड थ्योरी का भी आप फ्री में आनंद ले सकते हो। बहुत बड़े तरीके से वहाँ पर हर एक चीज़ को इसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। आया इसमें यहाँ पर कि कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। इसका मतलब है कि जब हम कहानी सुना रहे होते हैं तो उसका कौन सा उद्देश्य इसमें नहीं है। ए, शब्द भंडार का विकास करना, यदि आप बच्चों को कहानियां सुनाते हो तो क्या उसके शब्द बढ़ते हैं। कल्पना शक्ति का विकास, मतलब उसकी इमेजिनेशन का पावर बढ़ता है। सृजनात्मकता का विकास, क्या उसके अंदर यहाँ पर डिफरेंट डायमेंशन में सोचने का विकास बढ़ता है। और डी, भाषा के लिखित रूप से परिचय। तो बेसिकली कहानी कथन जब आप सुना रहे हो तो इसमें यहाँ पर लिखित रूप का क्या काम है, क्रिएटिविटी बढ़ाता है, इमेजिनेशन बढ़ाता है, क्रिएटिविटी बढ़ाता है, शब्द भंडार बढ़ता है क्योंकि नए नए शब्द सुनता है। तो पर यहाँ पर यह है कि लिखित रूप का, तो इसका मतलब है कि लिखने से कोई संबंध नहीं है। तो इसका यहाँ पर आपके पास आंसर क्या जाएगा, तो इसका आंसर आपको यह देना चाहिए था कि इसका उत्तर डी जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है यह जानना कि जब मूल्यांकन अगर आप करते हो तो उसका उद्देश्य क्या है। बच्चों ने कितने पाठ पढ़े हैं, क्या इससे कोई लेना देना है इसका। शिक्षक ने कितने पाठ पढ़ाए हैं, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। बच्चे कैसे सीखते हैं, और अगली कक्षा में उन्नत करना, अगली कक्षा में उन्नत करना भी कोई मूल्यांकन का बड़ा वाला उद्देश्य नहीं है। देखिए इसमें क्या है कि यहां पर इसका जो उत्तर है, अगर आप इसमें देखोगे तो ए वाला जो उत्तर है कि बच्चों ने कितने पाठ पढ़े हैं, ये उत्तर इसमें यहां पर 10% सही है। शिक्षक ने कितने पाठ पढ़ाए कोई मतलब नहीं, बच्चा कैसे सीखता है ये 100% आपके पास, और अगली भाषा में उन्नत करना ये आपके पास 20%। तब आपका इसमें यहाँ पर सटीक वाला उत्तर क्या जाएगा, तो सटीक वाला इसका उत्तर जाएगा सी, क्योंकि बच्चा कैसे सीखता है, आपने पाठ पढ़ाया, पाठ में से उसको कोई भी चीज समझ में नहीं आई, तब आपको ये समझ में आता है कि क्या मेरे द्वारा पढ़ाई गई विधि से बच्चों को पाठ समझ में नहीं आया, क्या मुझे अगली मेथड और कोई चेंज करनी चाहिए, या फिर इस पाठ को पढ़ाने के लिए एक से अधिक विधियों का उपयोग करना चाहिए। तो इसमें यहां पर जो मेन पॉइंट आपके पास है
क्योंकि हालांकि हम मूल्यांकन में ये देखते हैं कि कितने बच्चों ने कितने प्रतिशत उद्देश्यों को प्राप्त किया है, लेकिन उस बात की कॉन्टेक्स्ट में आपके पास यहां पर है कि बच्चा कैसे सीखता है, ये आपको वहां पर लर्निंग प्रोसेस के दौरान इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसका उत्तर जाएगा, वो पॉइंट है सी। चलते हैं इस रिलेटेड अगला प्रश्न। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से, यह भी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का ये प्रश्न है और आप जो है इसको 5 मार्च 2022 का है प्रश्न। क्या हमने पाठ पढ़कर, मतलब बच्चे ने पाठ पढ़ा तो बच्चों को प्रश्न बनवाना चाहिए? बच्चों को प्रश्न क्यों बनवाने चाहिए बच्चों से? तो इसका मतलब ये होता है कि इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित होता है या नहीं। कोई सेंस नहीं, प्रश्नवाचक शब्द क्या। शिक्षक को जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। सी, कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, कोई मतलब नहीं है। प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है, कोई मतलब नहीं है। इसमें यहां पर ये रहता है कि प्रश्न इसलिए बनवाए जाते हैं क्योंकि उनको पता है अगर उन्होंने पाठ पढ़ा और उससे रिलेटेड समस्याएं कौन कौन सी हो सकती है, उन समस्याओं को उद्देश्यों के रूप में कैसे रखा जा सकता है, उद्देश्यों से प्रश्न कैसे बनाए जा सकते हैं और उसके बाद उसका सॉल्यूशन यहां पर हो सकता है। तो इसका आंसर आपके पास यहां पर जाएगा, वो क्या है? तो इसका उत्तर आपके पास बी वाला पॉइंट जाएगा और इसका सटीक उत्तर आपको यहां पर बी लेना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय है, मतलब कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव एवल्यूएशन की जब बात करते हैं तो उसने वहां पर कहा कि संज्ञानात्मक, सह संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव और को कॉग्निटिव, केवल संज्ञानात्मक, वनली कॉग्निटिव, वनली जो है आपके पास को कॉग्निटिव और न तो संज्ञानात्मक और न ही सह संज्ञानात्मक। बेसिकली यदि अगर आपको ट्रिक याद है तो इसमें से केवल वाले 2 ऑप्शन तो इसमें से हटाई दो, केवल संज्ञानात्मक, केवल सह संज्ञानात्मक, ये आपने हटा दिया। तो इसमें जब व्यापक शब्द की बात करते हैं तो कॉग्निटिव के साथ उसका अफेक्टिव, उसका साइकोमोटर डोमेन सब कुछ उसका देखने का प्रयास करते हैं। इसलिए संज्ञानात्मक के साथ साथ में सह संज्ञानात्मक गतिविधियों को भी इसमें लिया जाता है। तो इसका सटीकता के साथ आपके पास यहां पर आंसर क्या जाएगा? तो इसका उत्तर जाएगा आपके पास बी। फिर यहां से चलें किसी अगले प्रश्न पर। तो अगला है कि कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे, मतलब जब अगर आप कहानी सिखाते हो, कविता सिखाते हो, जब उनको गीत सुनाते हो और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या सीखते हैं? तो उन्होंने कहा कि केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, केवल मनोरंजन प्राप्त होता है। केवल वाला पॉइंट आपके पास यहां पर देखोगे तो केवल वाला पॉइंट, यहां पर आप अगर देखोगे तो केवल वाला पॉइंट, अगर प्रश्न का उत्तर तुमको नहीं भी आता था तब भी आप इस प्रश्न का आंसर यहां पर लगा सकते थे, क्योंकि केवल में चीजें नहीं चलने वाली हैं। वो जब अगर कोई कहानी सुनता है, कोई कविता सुनता है, कोई गीत देखता है, कोई नाटक देखता है, तो बेसिकली वो अपनी संस्कृति धरोहर से जुड़ता है या विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। ये भी आपके पास प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रश्न है। तो ऐसे ही आपके पास यहाँ पर सीटेट में आए हो सारे विगत वर्षों के प्रश्न और इससे रिलेटेड जो बहुत नियर की संकल्पनाएं हैं, इनको बहुत धुआंधार तरीके से आपको सारे के सारे इसमें यहां पर वीडियो मिलेंगे और वो मिलेंगे एग्जाम88 के ऐप पर और वो मिलेंगे आपको यूट्यूब चैनल पर। एग्जाम88 का जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप देखें और अपने कॉन्सेप्ट को एक बार क्लियर कर लें। बार बार आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतनी तो उम्मीद है। और इतना 18-20 साल का जो एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, वो भी इस बात की तरफ यहां पर फोकस करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि कुछ प्रश्नों में तो यहां पर उनकी क्लू निकाल लेते हैं, जिसकी सहायता से प्रश्न को पढ़ते ही उसका उत्तर समझ में हमको आता हुआ दिखाई देता है। उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के कई सेशंस आपको इसमें यहां पर मदद करेंगे, आपका फायदा होगा। आप इस वीडियो को और भी आपके अन्य दोस्तों को, साथियों को शेयर करें ताकि उनका भी फायदा होता हुआ दिखाई दे इसमें। तो इसी आशा के साथ मैं इस सेशन को यहीं पर विराम दे रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।